हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राउंड चैनल क्लासेस फॉर यू। आई एम योर फ्रेंड स्मृति एंड आज हम करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन, जो कि हमारे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर से आया हुआ है। और ये जनवरी में जो 29 को जो पेपर हुआ था 2012 में, ये वो वाला सेक्शन है, वो वाला हम साइकोलॉजी वहाँ से कर रहे हैं। पेपर प्रीवियस ईयर पेपर की देखिए, मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो अगर आप पेडागोजी का, यानी कि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन है, साइकोलॉजी वाला जो सेक्शन है, अगर आप वो करना चाह रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज, तो आपको क्या करना है, आपको वो प्लेलिस्ट पर विजिट करना है और वहाँ से सारी वीडियोस, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ से जितने भी आपके साइकोलॉजी का पोर्शन है, मेनली मैंने सारे एमसीक्यूज वहाँ पे करा रही हूँ मैं अभी धीरे धीरे। आई थिंक ये 10 मार्च तक सारी आपको वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी जारी रखनी है और मैं आपकी फ्रेंड स्मृति आपके साथ है और आपकी तैयारी बड़े ज़ोरों से कराने वाली है। तो पेडागोजी का, यानी कि साइकोलॉजी वाला सेक्शन जो आप प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हो, तो आपको कोई बुक परचेज़ करने की मैं नहीं कहूँगी कि आप परचेज़ करो, रिकमेंड नहीं करूँगी। आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको यहाँ से सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कोई बुक परचेज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बाकी मैं अपनी तरफ से सारी वीडियोज़ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे यहाँ पर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि किसी भी टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, कोई भी टैट जो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो सी टेट है, एच टेट है, किसी भी स्टेट का टैट है, या फिर कोई भी सेंट्रल का टैट है, या फिर किसी भी अदर टैट के लिए आप कर रहे हो ट्राई, ठीक है। इसके साथ साथ केवीएस, एनवीएस और टीचर प्रेस की जो वैकेंसीज आती हैं, उनमें भी जो टीचिंग एग्जाम का जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग में वहाँ से। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू जो है वो रिपीट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी पेपर में जाओगे, किसी भी पेपर में बैठने वाले हो, किसी भी एग्जामिनेशन को देने वाले हो, तो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है, प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी में उसकी हेल्प मिलेगी। अगर ये मेरी पूरी लिस्ट आप देख लेते हो, प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हो, तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आप आउट ऑफ 29 तो स्कोर पक्का कर लोगे, ठीक है। अगर 29 नहीं होगा तो 28 तो पक्का 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 कर लोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लेलिस्ट उनको दीजिएगा कि प्लेलिस्ट आप पूरी कंप्लीट देख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी और आप आउट ऑफ 28 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद यहाँ से 28 स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज की, और जिसमें हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कि थ्योरीज जो दी गई हैं मोटिवेशन की, उनके अकॉर्डिंग ए टीचर कैन एनहेंस लर्निंग बाय, तो एक टीचर जो है बच्चे की लर्निंग को एनहेंस कैसे कर सकता है, उसकी लर्निंग को बढ़ा कैसे सकता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट। तो रियलिस्टिक अगर आप एक्सपेक्टेशन, ये देखो पॉजिटिव वर्ड है बिल्कुल, अगर आपको जो उसकी रियल जो सिचुएशन है अगर वो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि जैसा वो सच में है, जैसा वो सीख रहा है, तो रियल ही उससे वहाँ पर रिजल्ट मिले, उसकी लर्निंग मिले, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा देख लेते हैं सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर आप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचोगे वही बच्चा उस पर खरा उतरेगा, ठीक है, उसकी लर्निंग उसी के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं होता। नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट, आप स्टूडेंट से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसको कुछ लर्निंग करा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट तो करोगे ना कि मेरा बच्चा ये चीज़ें सीख पाए। आप कुछ गोल्स और एम्स लेकर चलते हो, तो आपके पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशन तो होती है कि मेरा बच्चा ये करवाने के बाद ये चीज़ें सीख जाएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट देखिए, जो सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन, देखिए हाई एक्सपेक्टेशन तो किसी चीज़ से भी किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है, रियलिस्टिक जो यानी कि जो एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेशंस उससे होनी चाहिए कि लर्निंग में ये इतना सीख पाएगा इस पोर्शन से। अगर आप किसी बच्चे को अपना एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे हो, ठीक है, तो अब यही तो उम्मीद लगाओगे कि ना कि वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाए। आप सेकंड चैप्टर थोड़ी उम्मीद लगा लोगे कि बच्चा सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर कैंसर दे पाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है, विकास जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इसकी जो स्टेजेस दी गई हैं, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, या फिर प्री नेटल स्टेज, या फिर
प्री चाइल्डहुड स्टेज। देखिए जो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज है यहाँ से भी नहीं होगा कि चाइल्डहुड के बाद आप ये देखोगे कि उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं होता। बच्चा तो स्टार्टिंग से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना, विकास होना। तो इसका जो आंसर रहेगा प्री नेटल, यानी कि जब वो गर्भ में होता है उससे पहले ही क्या है वो वहाँ से उसका विकास होने लग जाता है। अब देखो जो क्या होता है जीन वगैरह होते हैं, तो जीन जो होती है यूनिट होती है हेरिडिटी की, और ठीक है तो क्या है वहीं से जो है आगे जो है हमारा एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। वहीं से जो बिल्कुल फंडामेंटल जो यूनिट है ना लाइफ की वो हमारी जीन से स्टार्ट होगी, सेल से, ठीक है। तो जीन जो होगा उससे स्टार्ट होती है। तो ये प्री नेटल से मतलब आपके भ्रूण में जो बच्चा होता है वो वहीं से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। वृद्धि क्या, वृद्धि तो उसकी वृद्धि भी होती है वहाँ पर, लेकिन जो विकास है ना, अगर विकास की बात की जा रही है यहाँ पे, विकास आपसे पूछा जा रहा है कि विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बच्चे का ना जो विकास है वो प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, यानी जब तक उसने जन्म भी नहीं लिया था उससे पहले ही जो है ना वो विकसित होने स्टार्ट हो जाते हैं, होता है ऐसे ही। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये एबिलिटी जिससे हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वर्गीकृत क्लासीफाई कर पाते हैं ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल, जिसमें हमारे एनिमल्स भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए और प्लांट्स भी आ गए, किसके अकॉर्डिंग करने के, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। तो देखो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो वहाँ होती है जहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई लॉजिक लगाया जाता है। लिंग्विस्टिक जो होती है वो वहाँ पर होती है जहाँ पर लैंग्वेज को पहचान सकता है। नेक्स्ट जो आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करेंगे जो नेचर से रिलेटेड होती है। उसके अलावा जो स्पेशल है वो हमारी स्पेस से रिलेटेड होती है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन है इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ये रहेगा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो हमारे मिनरल्स हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सारे क्या हमारे नेचर में ही तो प्रेजेंट है। और नेचर की अगर जहाँ पर इंटेलिजेंस होगी यानी कि नेचर के बारे में अच्छे से जान पाएगा। अब कोई बंदा जो है प्लांट के बारे में भी अच्छे से जानता है, मिनरल्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी, तो आप उसको ना तो स्पेशल इंटेलिजेंस बोल सकते हो उसकी, ना ही लिंग्विस्टिक और ना ही लॉजिको मैथमेटिकल। तो ये आप क्या बोलोगे उसकी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज ए फ्यू वेरी ब्राइट एंड ए फ्यू वेरी डल। तो जो स्टेटमेंट है मेजोरिटी जो होती है पीपल की वो क्या है, एवरेज है, ए फ्यू वेरी ब्राइट एंड ए फ्यू वेरी डल। तो कुछ उसमें से काफ़ी ब्राइट है और कुछ काफ़ी क्या है डल है। इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ। तो ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है मेजोरिटी जो है वो एवरेज है, कहीं पर किसी की ब्राइट है और किसी की लो है। तो देखिए बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस की, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस की, या इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ना, ये अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है एक तरह से, क्योंकि ब्राइट एंड डल की बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है सेकंड में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे ना समझ लेना, इसका जो स्टेटमेंट है जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, जो मेजोरिटी है ना, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो एवरेज पे हैं, ठीक है, एवरेज की तरफ है। ए फ्यू वेरी ब्राइट एंड ए फ्यू वेरी लो डल, जिसमें क्या है कुछ तो काफ़ी ब्राइट है और कुछ क्या है काफ़ी डल है, ठीक है, तो एवरेज आ गया। तो इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ, तो किस पर बेस्ड होगा, ये हमारा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस पे होगा, क्योंकि ग्रोथ की यहाँ पे बात नहीं जा रही और सेक्स डिफरेंसेस की बात नहीं हो रही, इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस की भी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यही तो करेक्ट आंसर रहेगा। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स असिस्ट यंगर एंड लेसर स्किल्स स्टूडेंट्स, दिस लीड्स टू। क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में जहाँ पर 2 लोग या 2 ग्रुप जो है मिलकर के उनके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है जो लर्निंग कर रहे हैं मिल करके, ठीक है, जैसे पीयर ट्यूटोरिंग में होता है, पीयर्स मिलकर लर्निंग करते हैं। ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट, जिसमें क्या है पुराने स्टूडेंट है और हमारे क्या है मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट है, काफ़ी होशियार बच्चे हैं। जो असिस्ट यंगर एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट, जिसमें क्या है अपने जो अभी अभी जो बच्चे आए हैं या फिर यंगर जो अपने से छोटे बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को, या फिर लेसर स्किल्ड जिसमें स्किल कम है, जिसमें कौशल कम है अभी, उनको क्या कर रहे हैं वो असिस्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। दिस लीड्स टू, तो ये किस तरह की क्या है, ये इस चीज़ को आप क्या कहोगे, इंटेंस कंपटीशन कहोगे। क्या इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा उनके बीच में, हायर मोरल डेवलपमेंट होगा,
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा इसके बीच वजह से कोई दिक्कत थोड़ी है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, देखो जो ये दो ऑप्शन है ना सेकंड और फोर्थ, ये इसके लिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही इसका आंसर रहेगा। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो हायर मोरल डेवलपमेंट आपको दोगे, देखो मोरल डेवलपमेंट तो उसमें आ जाएगी, लेकिन हायर की बात करें तो ये जो क्या है जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है देखिए हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, तो उनमें सेल्फ एस्टीम भी आएगा कि वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं, दूसरों को कुछ बताने के लायक है। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है ना ये इसका राइट आंसर रहेगा, हायर अचीवमेंट, कि वो दूसरे को सिखाते वक्त खुद की जो उनकी वो होगी ना नॉलेज वो भी इंप्रूव होगी, ठीक है, उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ उनमें सेल्फ एस्टीम भी आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम भी किसी को हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, when previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation it is called, देखो अगर जो हमने कोई चीज़ पहले सीखी हुई है और हम अब दोबारा किसी और चीज़ को सीख रहे हैं और वो वहाँ पर क्या कर रही है, कोई भी हमें हेल्प नहीं कर रही, when previous learning makes no difference, ठीक है, उसकी वजह से कोई भी असर नहीं हो रहा हमारी नई लर्निंग में, जो हम अब नई चीज़ें जो सीख रहे हैं उस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहोगे आप, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहोगे, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहोगे, पॉजिटिव ट्रांसफर कहोगे या नेगेटिव ट्रांसफर कहोगे। देखो नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है, जो पहले चीज़ सीख ली उसका कोई असर नहीं हो रहा, ना ही इसको पॉजिटिव ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। एब्सोल्यूट ट्रांसफर इसको नहीं कहोगे क्योंकि हो ही नहीं रहा ना, तो हमारा जो ऑप्शन है नंबर 1 है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा नई लर्निंग पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थिंकिंग इज एसेंशियली, जो हमारी थिंकिंग होती है वो क्या है, जरूरती रूप पे क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, साइकोमोटर प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है या फिर एन अफेक्टिव बिहेवियर होता है। तो ये हमारी जो है ना कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, ठीक है, लैंग्वेज हुई या हमारी थिंकिंग हुई, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, ये हम क्या है अपने दिमाग से या कॉग्निशन की वजह से ही सीख पाते हैं, थिंकिंग जो है कॉग्निशन की वजह से ही कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। देखो ये ब्लूम्स के ना डोमेन थे 3, उसमें क्या है कॉग्निटिव डोमेन की बात की गई है, तो अफेक्टिव डोमेन की बात की गई है और साइकोमोटर की बात की गई है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है ना कॉग्निटिव डोमेन, ये हमारे माइंड से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो जो थिंकिंग करते हो आप माइंड से तो करते हो, मेंटल उससे तो करते हो आप फैक्टर से, ठीक है। तो यही जो फेज है मेंटल वही तो उसको हेल्प करता है। तो ये जो कॉग्निटिविटी है कॉग्निटिव एक्टिविटी है यानी कि हमारी मेंटल की जो एक्टिविटी है उसी से हम थिंकिंग कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, की एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में चिल्ड्रन जनरली लर्न, तो जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या लर्न करते हैं, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, कि वो अलग खुद से इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग मतलब लर्निंग करते हैं या ग्रुप में करते हैं, मेनली फ्रॉम द टीचर्स, सिर्फ टीचर से करते हैं मेनली, ठीक है, मुख्य रूप से। इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग लर्निंग करते हैं या फिर इन ग्रुप में करते हैं। तो देखो जो ये ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप, दोनों ही ऑप्शन जो है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम के अकॉर्डिंगली ठीक है। तो क्या वो अलग अलग से भी लर्निंग करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं पीयर्स बना के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, वो बताना है आपको अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कॉग्निटिव थ्योरी है लर्निंग की जो दी है पियाजे ने, द प्रोसेस बाय विच, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे जिससे क्या है विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जिससे क्या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाता है। तो देखिए परसेप्शन कहोगे, इसको नहीं कहोगे, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन या फिर स्कीमा। तो देखो अगर आप मॉडिफाई की अगर बात आ जाए तो उसका मतलब होता है मॉडिफाई मतलब चेंज होना, चेंज होता है जब उसमें कोई चीज़ ऐड की जाती है, और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए टीचर ऑलवेज हेल्प्स हर learners link the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from the other subject areas, this helps to promote। देखो एक टीचर क्या कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, एक लर्नर को हेल्प कर रहा है कि वो अपनी नॉलेज को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन करने में यूज़ करें। तो ये जो हेल्प करेगी कि किस चीज़ को प्रमोट करेगी, ये एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट देगी उसको, करेक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, करेक्शन देगी उस चीज़ को नॉलेज को, और उसको नॉलेज में नॉलेज को भी ट्रांसफ़र करेगी एक सब्जेक्ट से दूसरे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एनकरेज करेगी या प्रमोट करेगी, या फिर लर्नर ऑटोनॉमी को। देखो ये बिल्कुल समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग सा क्वेश्चन है, ये करेक्शन कोरिलेशन कराएगी उसके बीच में
ठीक है, सॉरी भाई मैंने इसका करेक्शन पढ़ लिया, ये कोरिलेशन है। ठीक है, तो वो जो है जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट में जो उनकी उसकी नॉलेज थी उसको सेकंड सब्जेक्ट की नॉलेज से कोरिलेट कर पाएगी, ठीक है, जोड़ पाएगी, और उसकी ट्रांसफ़र भी कर पाएगी नॉलेज की। जो पहले सब्जेक्ट में जो नॉलेज ली है बच्चे ने, वो दूसरे सब्जेक्ट से क्या है कोरिलेट कर पाएगी, उसको ट्रांसफ़र कर पाएगी। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर जो था सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा 10th का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 देखते हैं, 11 में हमसे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद। तो जो क्रिएटिविटी जो होती है वो ज़्यादातर किससे जुड़ी हुई होती है, मॉडलिंग से जुड़ी होती है, इमिटेशन से जुड़ी होती है, या कन्वर्जेंट थिंकिंग से, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग से। देखिए जो हमारी क्रिएटिविटी होती है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है, क्योंकि बच्चा जो है ना इसमें चारों दिशाओं में चीज़ें सोचता है। मतलब हर तरह से जो जब एक बच्चा क्रिएटिव कब कहा जाएगा, जब एक बच्चे को आप क्रिएटिव कब कहोगे, जब वो हर एक दिशा में चीज़ें सोचता होगा, है ना, कुछ अलग बनाने की कोशिश करता होगा, और वो तभी होगा जब वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से वो अलग अलग प्रकार से सोचेगा। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन नंबर 4 था ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू ए मेडिकल कॉलेज, द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो क्या करता है, वो हार्ड वर्क करता है, वर्क हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस, वो एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए क्या है, हार्ड वर्क कर रहा है, फॉर एडमिशन लेने के लिए इनटू ए मेडिकल कॉलेज, यानी कि मेडिकल कॉलेज में क्या कर रहा है, वो एडमिशन लेना चाहता है। द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड, उसको क्या किस तरह का मोटिवेशन कहोगे कि आप वो किस तरह से मोटिवेटेड है, इंडिविजुअली मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली है, एक्सपीरियंसली है, या फिर ये एक्सट्रिंसिकली है। तो ये कौन सा होगा, ये आपका देखिए ये इंट्रिंसिकली है, क्योंकि क्या है, वो चाहता है कि मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, इसलिए वो हार्ड वर्क कर रहा है। जो चीज़ जो है वो खुद से चाह रहा होगा ना, वो हमेशा क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं उसकी लर्निंग को। तो ये जो ऑप्शन रहेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगर कोई चीज़ बाहर से फिट कर रही है, अगर कोई कहे कि भाई तू मेरे को ना इतने मार्क्स ला के दिखा दे और फिर मैं तेरे को क्या है चॉकलेट दूंगा, तो वो जो है वो एक्सट्रिंसिकली होगा। ठीक है, वो क्या है, बाहरी रूप से जो है वो प्रेरक होगा, प्रेरित करेगा उसको, लेकिन अगर उसका खुद अगर वो कुछ चीज़ें करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से, तो वो है इंट्रिंसिकली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। जो डूइंग एस्पेक्ट है एक बिहेवियर का, व्यवहार का फॉल सीन, तो वो किस तरह का बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग है, फिजियोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग है, या अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग है। डूइंग जो है ना, डूइंग एक्सपेक्ट की अगर बात करें तो वो क्या है, उसकी कॉग्निशन पर फ़र्क डालेगा। ठीक है, उसकी सोच विचार पे, उसकी बुद्धिमत्ता पे फ़र्क डालेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, बट एक सेकेंड, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, सॉरी ये कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव नहीं होगा, इसका आंसर जो है 3rd होगा, कॉग्निटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन पर उसका जो है फ़र्क पड़ेगा उसके बिहेवियर से। ठीक है, इस डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर जहाँ पर वो क्या है अपने उसके व्यवहार में जो है डूइंग मतलब किसी काम को कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो उसके कॉग्निशन पर होगा। इसी पर अफेक्टिव डोमेन पर भी होगा, फिजियोलॉजिकल पे भी होगा, कॉग्निटिव पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कॉग्निटिव पे माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, किसी काम को करने के लिए उसको पहले सोचना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके लिए। ठीक है, एक क्या है, फ्रेमवर्क रेडी करना पड़ेगा उसके लिए, किसी भी काम को करने के लिए। तो ये क्या है, डूइंग जो एस्पेक्ट बिहेवियर का है ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मीन टू। ठीक है, तो इस आपसे पूछा गया है कि जैसे स्कूल एंड आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं ना स्कूल में, साइंस की और आर्ट के एग्जीबिशंस होती हैं, म्यूज़िक और डांस के शो होते हैं, आर ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स, और क्या है ये हमारे मैगजीन्स भी बनाई जाती हैं स्कूल की, आपने देखी होगी स्कूल की खुद की मैगजीन्स बनती हैं, आर मीन टू। ये किस लिए बनाई जाती हैं, जो ये एग्जीबिशन लगाए जाते हैं या शो किए जाते हैं या फिर जो मैगजीन्स निकाली जाती हैं स्कूल में, तो ये किस लिए की जाती हैं, प्रोवाइड एक क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, कि एक क्रिएटिव चैनल देते हैं लर्नर को, ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशन की बात तो होती ही नहीं है स्कूल में, अगर आपका काम प्रोफेशन देना होगा तो ऐसा नहीं होता, एस्टेब्लिश
ए नेम फॉर द स्कूल, कि स्कूल का नाम बनाना होता है इसलिए आप एग्जीबिशन कराते हो, डांस कराते हो, शो कराते हो, ऐसा भी नहीं है, ये एम नहीं होता, ये पर्पज़ ये नहीं होता इसका, ठीक है। सेटिस्फाई द पेरेंट, की पेरेंट्स को आपको सेटिस्फाई करना है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है 1 है, जो ये प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर द लर्नर, यही जो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है या फिर आपका शो बन रहे हैं या फिर मैगजीन्स निकल रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ये बच्चे की जो क्रिएटिविटी है ना उसको एनहेंस करने की कोशिश कर रही हैं, उसको उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 है जो ये ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ए टीचर एंगेजेस हर लर्नर्स इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, जो एक टीचर है वो अपने लर्नर्स को काफ़ी सारी ग्रुप एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, अंगेज कर रहे हैं, उनको ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है, सच एज ग्रुप डिस्कशन, जिसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन करेंगे बच्चे, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएंगे और रोल प्ले करेंगे एक्सेट्रा। द लर्निंग डायमेंशन इज इट हाईलाइट्स इज, जो लर्निंग डायमेंशन है वो किस तरह का होगा यहाँ पर, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, कि आप यहाँ पर लर्निंग को एक सोशल एक्टिविटी कहोगे, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, ठीक है, लर्निंग आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, रिक्रिएशन के द्वारा आपने लर्निंग करवाई है, लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग होगी यहाँ पर, या फिर कंपटीशन बेस्ड लर्निंग होगी। देखो कंपटीशन तो आपको बनाना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज गाइडेड की लैंग्वेज से ही वो लर्निंग कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। जब रोल प्ले करेगा, प्रोजेक्ट्स करेगा या ग्रुप डिस्कशन करेगा, देखो लैंग्वेज को यूज़ तो करेगा लेकिन सिर्फ लैंग्वेज की वजह से वो लर्निंग नहीं कर रहा, वहाँ पर क्या हो रहा है, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन की वजह से भी नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन जो है नेगेटिव हो जाएंगे। जो हमारा सोशल एक्टिविटी है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कि लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, लर्निंग को एक क्या है, सोशल एक्टिविटी की जिस तरह करवा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि जो पीयर्स हैं वो क्या है, रोल प्ले करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, प्रोजेक्ट क्या है ग्रुप में बनाएंगे, मिलजुल कर अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनके अंदर सोशल एक्टिविटी की जो है वो लर्निंग हो जाएगी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है। तो वो समझेंगे कि जो लर्निंग है वो वहाँ पर एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, which a teacher when a teacher involves a visually challenged learner in group activity with the other learners of the class, जब एक कोई टीचर क्या कर रहा है, एक क्या है, विजुअली चैलेंज बच्चा है, यानी कि देख नहीं पा रहा अच्छे से, इन ग्रुप एक्टिविटीज़, उनको क्या कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं विद द अदर लर्नर्स ऑफ द क्लास के और जो बच्चे हैं उनके साथ क्या है, इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको ग्रुप एक्टिविटी में, समूह प्रक्रियाओं में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहे हैं। शी इज़, तो इस तरह से वो क्या कर रही है, क्रिएटिंग बैरियर टू लर्निंग। देखो बैरियर नेगेटिव है, कभी भी हम ग्रुप एक्टिविटी में बैरियर की वजह से, बैरियर के लिए ग्रुप एक्टिविटी नहीं कराते, ये तो हट गया। ऑप्शन सेकंड जो है, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये काम कर रहा है कि स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहा है कि सब बच्चों को एक साथ लेकर चलो, सभी को एक तरह का वातावरण दो, सभी को एक तरह के एक्सपीरियंसेस दो। तो इस पर बात कर रहे हैं कि ग्रुप एक्टिविटी से ये होगा, देख लेते हैं। हेल्पिंग ऑल द लर्नर्स टू डेवलप सिंपैथी, देखो सिंपैथी और एम्पैथी दो चीज़ें होती हैं। सिंपैथी होता है कि किसी दूसरे इंसान को आप बेचारा समझो, लाचार समझो, तो ये कभी भी हमें बच्चे में डेवलप नहीं करानी ये भावना। एम्पैथी होता है कि बच्चा दूसरे की स्टेज पर, दूसरे की जगह पर खुद को रख के देखे, तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जो अगर सिंपैथी की बात हो रही है तो नेगेटिव है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लाइकली टू इंक्रीज द स्ट्रेस, स्ट्रेस को इंक्रीज करना बिल्कुल नेगेटिव है, हमें बच्चे के ऊपर स्ट्रेस थोड़ी डालना है, स्ट्रेस फ्री है, आपको उसकी लर्निंग रखनी है, ये एनसीएफ भी कह रहा है 2005 में जो, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन रहेगा, क्रिएटिंग एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द एजुकेशन, की जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो स्पिरिट है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हो कि आपको सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, इसीलिए तो उसको ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हो आप। उनको विजुअली जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं ना, कि अच्छे से देख भी नहीं पा रहे, उनको भी आप ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हो, तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ चल रहे हो, उसको अपना के चल रहे हो, जहाँ पर सभी बच्चों को एक ही प्रकार की लर्निंग, एक ही तरह से, एक ही कहते हैं एक ही स्टिक से काम लेने हैं, ठीक है, सभी को एक प्रकार माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ए टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ इन हर टीचिंग बिकॉज दे, तो एक टीचर जो है ना वो ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर रहा है और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहा है अपनी टीचिंग के टाइम पर,
तो वैसा क्यों करता है? बिकॉज दे प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, क्योंकि ये रिलीफ देते हैं टीचर को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टीचर के रिलीफ की तो बात ही नहीं करनी, तो ये नेगेटिव है। फैसिलिटेट अफेक्टिव असेसमेंट, असेसमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है उसकी टीचिंग में, यहाँ पर असेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। प्रोवाइड ए डाइवर्जन टू लर्नर, की बच्चों को क्या डाइवर्जन दे रहा है, अलग अलग दिशाएं, उस तरीके से बात हो रही है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, तो देखिए जो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बेस्ट चूज़ करना है, तो ये ऑप्शन जो फोर्थ है ये बेस्ट है। क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पर, जब अगर वो ऑडियो विजुअल एड और फिजिकल एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहा है, यानी कि वो आप सुन भी पाएगा बच्चा और देख भी पाएगा, और उसके साथ साथ क्या है, वो फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन का भी यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस को यूज़ किया जा रहा है, यानी कि आँखें भी यूज़ हो रही हैं, उसकी कान भी यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उसकी जो बॉडी है वो भी मूव कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, आपके जो सेंसेस होते हैं उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ किया जा रहा है उसकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, लर्निंग को ठीक है फैसिलिटेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, कि कोलबर्ग की अगर आप बात करो, कोलबर्ग जो है मोरल डेवलपमेंट जिन्होंने दिया था स्टेज दी, तो देखिए कोलबर्ग के अकॉर्डिंग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अगर राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत की बात करें कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, तो जो प्रोसेस होती है इसकी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है जजमेंट के लिए, वो क्या है, मोरालिटी कोऑपरेशन है, मोरल रीजनिंग है, मोरल रियलिज्म है, या फिर मोरल डिलेमा है। अगर देखो सही और गलत की अगर बात करते हो ना, तो आप रीजनिंग लगाते हो कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ठीक है कौन सी गलत है। अगर हम भी अगर किसी की बात करें कि उसने इस बात सही की या नहीं की, तो इस तरह से अगर हम कोई रीजनिंग लगाते हैं ना, तर्क लगाते हैं, तो ये हमारा मोरल रीजनिंग कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ए स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर। एक जो बच्चा है, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में क्या है, अग्रेसिव है, क्रोधित रहता है, टू वर्ड्स हिज पीयर, कि अपने पीयर ग्रुप की तरफ, यानी कि जो उसके सहपाठी हैं, साथ रहने वाले जो उसके दोस्त हैं, उनसे क्या है अग्रेसिव बिहेव करता है। एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, और जो स्कूल के जो रूल्स हैं उनको क्या है मानता नहीं है। दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन, तो इस बच्चे को किस तरह की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। यानी कि बच्चे क्या है स्कूल में, स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको नहीं मान रहे। जैसे अगर टीचर कहेगा कि लड़ना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उनके ऊपर अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो इस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, अफेक्टिव डोमेन की ज़रूरत है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की ज़रूरत है, कॉग्निटिव डोमेन की, या फिर साइकोमोटर डोमेन की जरूरत है। देखो उसकी एक्टिविटी में की तो कोई बात नहीं हो रही कि बॉडी एक्टिविटी नहीं कर पा रही, तो ये भी हट जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे बात नहीं की गई है ना इसकी, तो ये भी हट जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको इतना थोड़ी कहोगे कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, इस तरह की बातें नहीं करोगे आप उनसे, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात नहीं करोगे। तो अफेक्टिव डोमेन जो है ना, जो उसके इमोशंस है, उसको आप जानने की कोशिश करोगे कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है कि ऐसे रिएक्ट कर रहा है, और उनको पता करके उसको डायग्नोज करके उसको रेमेडी दोगे, उसका इलाज करोगे उस चीज़ का, कि उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या घर में कोई दिक्कत है, या स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया, क्या हो गया, क्या रीज़न है। तो अफेक्टिव डोमेन पर आप वर्क करोगे, और इसी की उसको ज़रूरत है, ठीक है, उसके इमोशंस में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज, जो टीचर को क्या है एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में नहीं, यानी कि समूह प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व करें, ठीक है, आप हिस्सा लेने दें। बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन, क्योंकि क्या है फैसिलिटेट लर्निंग के में फैसिलिटेट करने के अलावा ये चीज़ें क्या करेंगी, उनको हेल्प करेंगी एंजाइटी में, सोशलाइजेशन में, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स में, या एग्रेशन में। देखो एग्रेशन नेगेटिव हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि एग्रेशन थोड़ी आपको उनमें बनाना है, ना ही उनमें वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट बनानी है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं लाना, ना ही उनमें एग्रेशन लाना है। अब बात है एंजाइटी भी नहीं लानी। तो जो हमारा सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, यही किया जाएगा। ग्रुप एक्टिविटीज़ से क्या किया जाता है, समाजीकरण किया जाता है बच्चे का, वो अपने समाज में रह पाता है, जान पाता है कि समाज में क्या रूल्स हैं, कैसे एक दूसरे से क्या है अच्छा व्यवहार करना क्या कितना ज़रूरी है, कहाँ पर किस तरह की बातें करना अच्छा होता है, कैसी बातें कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें वो सीख पाएगा। तो सोशलाइजेशन जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है ये किससे जुड़ा होता है,
सब्जेक्ट स्कूल में रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट कि किस तरह का होता है, एनकरेजेस इस तरह का स्कूल सिस्टम जिसमें क्या है एनकरेज किया जाए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थ्रू एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव स्कूल के द्वारा एक्सक्लूसिव नहीं होगा, यहाँ पर इंक्लूसिव होना चाहिए था। एम्फेसाइज द नीड ऑफ टू प्रोमोट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड ओनली की बात सिर्फ गर्ल्स की बात करोगे, आप सिर्फ उनको प्रमोट करोगे, ऐसा भी नहीं, दोनों को इक्वली लेकर चलना है। इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की इंक्लूड करोगे डिसेबिलिटी चिल्ड्रन को इसमें, ठीक है, इंक्लूड तो करेंगे, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इंक्लूड चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल लिंग्विस्टिक और अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशन। देखो इसने रिगार्डलेस बोला है, यानी कि आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे और इन चीज़ों को इग्नोर करके कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, इंटेलेक्चुअल कैसा है, सोशली कैसा है, या फिर उसकी लैंग्वेज कैसी है, या फिर उसके जो डिफरेंटली एबल्ड कंडीशन है वो कैसी है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके क्या करोगे आप उसको एकता में रखोगे, ठीक है, उसको एक ही तरह का अधिकार दोगे हर एक चीज़ में। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये यही चीज़ें कहता है कि आप किसी भी बच्चे की ना तो कास्ट देखोगे, ना उसकी फिजिकल हेल्थ देखोगे, ना उसकी सोशल वो देखोगे, रिलेशंस देखोगे, ना उसकी लैंग्वेज से, ना उसकी इंटेलेक्चुअल, किसी भी चीज़ को आपको नहीं देखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, सभी बच्चों को एक ही तरह का एनवायरनमेंट देना है, एक ही तरह की लर्निंग देनी है, और यही इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कहता है सबको एक ही जो है एक ही स्टिक से जो है आप बात करोगे, ठीक है, तो एक ही तरह से सबके साथ व्यवहार करना है, इक्वालिटी की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ए हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो आपको बताना है कि आनुवंशिकता से रिलेटेड कौन सा एक तत्व है, कौन सा एक फैक्टर है। कलर ऑफ द आई, कि हमारे जो आंखों का रंग होता है ये हमारे आनुवंशिकता के कारण होता है। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, की समाज में जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करना, उनमें भाग लेना। एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर ग्रुप, के अपने दोस्तों के प्रति जो व्यवहार होता है, एटीट्यूड होता है वो, या फिर थिंकिंग पैटर्न, या किस तरह से बच्चा जो है सोचता है, ये चीज़ें। तो जो इन हेरिटेड रिलेटेड जो फैक्टर होगा ना ये हमारा कलर ऑफ द आई होगा। किसी भी बच्चे की आई का कलर जो है उसकी हेरिडिटी की वजह से होता है, उसकी आनुवंशिकता की वजह से होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की जो आईज होती हैं ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू भी होती हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये उनकी हेरिडिटी की वजह से होता है, आनुवंशिकता की वजह से होता है। जो पेरेंट्स से जो बच्चों को गुण मिलते हैं उसी को हेरिडिटी कहा जाता है, उनको उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। कुछ करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं, तो उसी को यूं के यूं पेरेंट्स के क्या है बच्चों में चले जाते हैं, उसी को हेरिडिटी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो जीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23, टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स एज दे ऑफन इंडिकेट द। कि क्या है, बच्चों को ना टीचर्स को ना बच्चों के एरर्स को जानना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या किस तरह के बच्चे किस तरह से बच्चे जो है एरर आ रहे हैं, उनको डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है। तो ये जो अगर आप उनके एरर को जानोगे तो ये क्या करेंगे, इंडिकेट किस चीज़ का करेंगे, पाथवे फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, कि आप क्या है इस तरीके से अगर आप ये जान लेते हो कि क्या एरर्स हैं, क्या तकलीफ है बच्चों को सीखने में, तो ये क्या है पाथवे बनेंगे एबिलिटी ग्रुपिंग में, यानी कि आप बच्चों को ग्रुप कर पाओगे इसकी वजह से। या फिर इसका ऑप्शन देखिए सेकंड जो है ऑप्शन में है नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, कि आप क्या इससे करिकुलम को डिफरेंशिएट कर पाओगे, अलग अलग करिकुलम बना पाओगे उनके लिए। एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को बढ़ाएगा। या फिर रेमेडियल स्ट्रैटेजी नीडेड, कि ये क्या करेगा, रेमेडियल स्ट्रैटेजी नीडेड, ये रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है अगर आपको ये पता होगा कि बच्चों में क्या एरर आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रेमेडी कर पाओगे, उसका इलाज कर पाओगे। तो ये ही ऑप्शन रहेगा सही, क्योंकि बच्चों की अगर आपको प्रॉब्लम पता है तभी तो आप उसका क्या है निवारण कर पाओगे, कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा, इसलिए उसको स्टडी करना चाहिए बच्चे की लर्निंग में उसके एरर्स को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली, कि एक लड़की है सीमा, वो हर एक लेसन को काफ़ी जल्दी सीख लेती है। होता है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हर एक क्लासरूम में कि कुछ क्या काफ़ी एक्टिव होते हैं और काफ़ी जल्दी सीख पाते हैं। बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैन, लेकिन एक लड़की है लीना, वो काफ़ी टाइम लगा जाती है, ले लेती है किसी चीज़ को सीखने के लिए। इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो चीज़ें हैं अगर कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है और कोई लेट सीख रहा है तो कि क्या रीज़न होता है डेवलपमेंटल प्रिंसिपल के आधार पर, यानी कि जो विकास का सिद्धांत है उसके आधार पर आप इस चीज़ को क्या कहोगे, इंडिविजुअल डिफरेंस कहोगे, कॉन्टीन्यूटी कहोगे, इंटर रिलेशनशिप कहोगे, या जनरल टू स्पेसिफिक कहोगे। देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ये ऐसा हो रहा है कि सीमा और लीना एक बच्ची नहीं है, ये अलग अलग बच्चियां हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, इनकी जो सोच है या इनकी जो मेंटल स्टेट है ये सारे क्या है डिफ़र करेंगे एक दूसरे से, बिल्कुल ही अलग
इंडिविजुअल ही अलग है, तो फिर क्या है, इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो अलग है। इसकी वजह से क्या है, इनकी जो मैच्योर नहीं है, जो लीना है उसमें मैच्योरिटी लेवल कम है, सीमा में कम ज़्यादा है, इस तरह से भी आप कह सकते हो। लेकिन ऐसे डिफाइन करना बिल्कुल गलत होगा कि मैच्योरिटी इसमें कम है इसमें ज़्यादा, ऐसा नहीं है। क्या है ये रीज़न, क्या है इसका, कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कि क्या है, कोई जल्दी सीखता है कोई लेट सीखता है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 25 है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, यानी कि जो आपके वातावरणीय जो तत्व हैं उनमें जो है दैट शेप डेवलपमेंटल, जो कि हमारे विकास में हेल्प करते हैं, विकास को एक शेप देते हैं, उनमें सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसको छोड़कर, एक आपको ऐसा बताना है जो कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर का हिस्सा नहीं है, जो आपकी डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता। देखिए, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कल्चर या फिर फिजिक। तो फिजिक ही वो ऑप्शन है जिसमें क्या नेचर का वो कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस, कि वो फ्रस्ट्रेशन जो ज़्यादा मात्रा में जो फ्रस्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से, दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस, जिसमें क्या है, जिस बच्चे में हियरिंग लॉस है यानी कि सुन नहीं पाता, फेस इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में फेस करता है वो मेजर फ्रस्ट्रेशन क्या होगा। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है जो क्लासरूम में बच्चा एक फेस कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, सुन नहीं पा रहा, वो किस तरह का होगा, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर, यानी कि उसको क्या किस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि वो बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी ज्ञान को दूसरों के साथ बांट नहीं पाएगा। राइट, सही बात है कि वो अगर उसको सुनने में दिक्कत होगी तो वो इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा और इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा। तो राइट आंसर है नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशंस विद अदर स्टूडेंट, कि वो दूसरों के साथ एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं है, एग्जामिनेशन तो दे पाओगे, ठीक है, लिख कर दे सकता है बच्चे, और भी काफ़ी मेथड्स हैं जहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, द इनएबिलिटी टू रीड द प्रिस्क्राइब्ड बुक, वो प्रिस्क्राइब्ड बुक को नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके कान में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है। द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, जो जो सुन नहीं सकते, क्या वो स्पोर्ट्स में नहीं खेल सकते, बिल्कुल खेल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका, जो ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि उसको अगर वो किसी से बातें करेगा तो वो जब सुनने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएगा, दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएगा और ना ही अपनी इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कर पाएगा दूसरों के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, जो डिसलेक्सिया होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, डिफिकल्टीज में किस तरह की डिफिकल्टी होती है, तो ये हमारी रीडिंग डिफिकल्टी होती है, बच्चे को पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। 27 का जो ऑप्शन है ये सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल वैन, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनको कब अपनी पोटेंशियल का, अपनी शक्ति का पता लगता है कि उनमें क्या गुण है, ये चीज़ें कब पता लगती हैं। दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, जब उनको जल्दी जल्दी टेस्ट किया जाए तब पता लगता है। दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, जब वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ सीखते हैं तब उनको पता लगता है। दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, जब उनको दूसरों से अलग करते हो तब उनको पता लगता है। या दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेज, जब वो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेते हैं तब उनको पता लगता है। देखिए, ये प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को तो कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता है, एनसीएफ ने भी इसका जो है सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो सेकंड सेग्रीगेट जो है नेगेटिव है, उनको अलग अलग करना, पृथक करना बच्चों को, बिल्कुल भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होंगे। और देखते हैं फ्रीक्वेंटली, अगर जल्दी जल्दी आप बच्चों को टेस्ट करोगे तो इससे उसके बच्चों को थोड़ी अपना पोटेंशियल पता लगेगा, ये भी कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन अगर कंपैरिजन किया जाए सेकंड के साथ, कि जब वो बच्चे क्या है दूसरों के साथ जब लर्न करते हैं, दूसरों के साथ जब सीखते हैं तब उनको पता लगता है कि मैं दूसरों से जल्दी सीख पाता हूँ, तो मुझ में कुछ पोटेंशियल है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, एक जो अच्छी जो बुक होगी उसको क्या चीज़ अवॉइड करती है, वो बुक क्या चीज़ अवॉइड करती है, जेंडर इक्वालिटी को अवॉइड करती है, जेंडर बायस को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करती है, या फिर जेंडर सेंसिटिविटी को। देखो, ये तीनों ही बातें की जाती है, सेंसिटिविटी की भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी और इक्वालिटी की। लेकिन जो जेंडर बायस है ना, इसका कभी भी वो है सपोर्ट नहीं करती। जो गुड टेक्स्ट बुक होती है इसमें हमेशा क्या करती है, इसको अवॉइड करती है कि जेंडर बायस की वो बात ही नहीं
नहीं करती, लिंग विभेदीकरण की जो है वो बात नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी टैट एग्जाम की या टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा 30 जो क्वेश्चन है ये है द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज है अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग, इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंसेज। देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो है ना पियाजे जी ने बात की है, और ये कौन से स्टेज में आता है, ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, यानी कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में जो आती है ना ये जो हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये इसी में आ जाता है, यानी कि इसके लास्ट तक आता है। देखो 0 से 2 साल तक नहीं आता, लेकिन 2 साल तक आ जाता है, ठीक है। 2 साल तक आ जाता है, जब तक बच्चा 2 साल का होता है उसमें सेंसरी मोटर स्टेजेस को इसी को कहा जाता है, और इसमें क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है। तो यही जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। परमानेंट एक इमेज बन जाती है बच्चे के माइंड में कि ये चीज़ है, ये वास्तव में अपना क्या है, एक इंडिपेंडेंस अपनी एक रखती है, ठीक है, अपना एक अस्तित्व रखती है। तो ये जो चीज़ आती है ये सेंसरी मोटर में आती है, और ये 2 साल तक आते आते बच्चे में ये चीज़ जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट जो हम प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम वहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और एक चुटकू सा बेल आइकन भी मिलेगा आपको उसके साथ ही, तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।